नमस्कार बच्चों। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 9 पार्ट 1 रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। वन शॉट में हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। लास्ट में हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बिल्कुल लगाने हैं, घर पे इनकी प्रैक्टिस करना है, उन्हीं में से आपके एग्जाम पेपर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन लाइट का, लाइट के बारे में पढ़ना है। फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसके लॉ पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे, कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस पर चर्चा कर रहे होंगे। समझ गए बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, सबको पता है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमारे आसपास के वर्ल्ड को देखने के काम आती है। मतलब लाइट इज द एनर्जी विच यूज टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस विच इज मेक अ सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन इज नोन एज लाइट। सब जानते हैं। लाइट के सोर्स के बारे में बात करें तो सन सबसे बिगेस्ट सोर्स होता है लाइट का। वैसे दो तरह के सोर्स होते हैं, नेचुरल लाइट सोर्स होते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होते हैं। नेचुरल लाइट सोर्स वो होते हैं जो नेचर में डायरेक्ट पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल लाइट सोर्स वो होते हैं जो हमारे द्वारा बनाते हैं हम, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होते हैं। ठीक है सर। इसके बाद पढ़ते हैं दो तरह के सोर्स और होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिन पे खुद का लाइट होता है उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मून कौन सा ऑब्जेक्ट है, लुमिनियस या नॉन लुमिनियस? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, ये हमेशा सन के लाइट से चमकता है। क्लियर है? इसलिए मून कभी आधा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है। तो पूर्णिमा वाले दिन पूरा दिखाई देता है क्योंकि सन का पूरा लाइट मून का उस दिन चला जाता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद लाइट के नेचर के बारे में हम समझते हैं। लाइट के नेचर के बारे में सबसे पहले न्यूटन आते हैं। न्यूटन एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। बताते हैं न्यूटन साहब कि लाइट जो होती है बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। लाइट कैसे बनी होती है? पार्टिकल से। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। इसलिए इस थ्योरी का नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट रखा गया। बस ये हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो इस पर कुछ काम करते हैं लाइट के नेचर के ऊपर, तो ये थ्योरी फेल कर जाती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये वेव थ्योरी देने में हाइगेंस का सबसे ज्यादा योगदान था। हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव के बारे में बताया। चूंकि इन्होंने मैकेनिकल वेव के बारे में बताया, इन्होंने कहा था लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है। और मैकेनिकल वेव वो वेव होती है बच्चों जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। तो इनसे पूछा गया कि लाइट आखिर स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है? आप कह रहे हैं मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए रहता है, स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है? तो उन्होंने कहा स्पेस भी एक मीडियम से बना होता है जिसका नाम ईथर होता है। उन्होंने मीडियम कौन सा बोला स्पेस में? ईथर नाम का मीडियम बोला। बट वो ईथर नाम का मीडियम हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। बाद में मैक्सवेल और भी आइजैक न्यूटन वगैरह आते हैं, वो अपनी थ्योरी देते हैं, तो उन्हें ईथर नाम का कोई मीडियम स्पेस में नहीं मिला। इसलिए इनकी जो हाइगेंस साहब की जो वेव थ्योरी थी वो फेल कर जाती है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ गई? बट उन्होंने वेव थ्योरी दी थी। फिर बाद में मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। उन्होंने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। किससे बनी होती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी वेव को हम कौन सी वेव कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्यारे बच्चों लाइट कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लास्ट में फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी गई थी। क्वांटम थ्योरी देने में एक तो प्लांक का हाथ था, प्लांक, और एक थे अपने आइंस्टाइन। कौन थे? आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलकर क्वांटम थ्योरी दी। इन्होंने बताया लाइट छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से मिलकर बनी होती है और उन हम एनर्जी के बंडल्स को कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉट प्रोटॉन्स, दिस इज फोटॉन्स। फोटोन से लाइट बनी होती है। उनसे पूछा गया फोटोन पे एनर्जी क्या होती है, तो उन्होंने बताया फोटोन पे जो एनर्जी होती है E इक्वल टू H इंटू F होती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी पता हो और H पता हो तो एनर्जी हम फोटॉन्स पे निकाल सकते हैं। बट ये जो H है, H क्या है? H को हमने बोला प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोला बच्चों? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.067 इंटू 10⁻³ होती है। इसके बारे में हम 12th क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे।
ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा लाइट क्या है, लाइट का नेचर कैसा होता है और लाइट के बारे में समझने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। लाइट आप सबको पता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन बेटा ये हर जगह वैलिड नहीं है। लाइट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी हम 10th क्लास में हैं तो हम मान सकते हैं लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, बट 12th क्लास में जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो उस समय हम ये मान के नहीं चलेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट कभी कभी कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाती है, तो वहां पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या मान के चलेंगे प्रॉपर्टीज में, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। दूसरा, लाइट कौन सी वेव होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, रिफ्रैक्टेड भी हो सकती है, लाइट पोलराइज्ड भी हो सकती है, लाइट डिफ्रैक्टेड भी हो सकती है। लाइट के कई एक फिनोमेना होते हैं बच्चों। अभी हम पढ़ते हैं इन नेचर ऑर्डिनरी लाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। हम जो नेचर में हमारे आसपास जो व्हाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, उसे हम व्हाइट लाइट एज्यूम करके चलते हैं। लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, पर हमारे लिए समझने के लिए हम अभी क्या मान के चलते हैं, लाइट का कलर कैसा है? व्हाइट कलर। एग्जैक्ट उसका कलर व्हाइट नहीं होता। बाद में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, न्यूटन साहब का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें पता चलता है लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है हमने पढ़ा लाइट क्या है, लाइट कहां से आती है, लाइट के कौन कौन से सोर्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा। समझ में आ गई बच्चों की नहीं? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप टोक दें, मुझे बताएं कि सर ये समस्या है। डाउट हो, एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम फिनोमिनन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये सब फिनोमिना लाइट के होते हैं। सबसे पहला जो फिनोमिना, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है? रिफ्रैक्शन। जोर से बोला करो, रिफ्रैक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस चैप्टर में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर 9 है आपका साइंस का, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 पार्ट हैं। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ये अभी पढ़ रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन वाले के लिए आपके लिए नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालेंगे रिफ्रैक्शन के लिए। डिस्पर्जन वाला हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हम 10th क्लास में नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं? ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैंने लिख इसलिए दिया कि आपको पता चले कि लाइट के कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हम चैप्टर 10 में ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात और बता दें बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट रे पार नहीं कर पाती, लाइट जिनको पास नहीं कर पाए, लाइट टकरा के वापस लौट आए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे हम? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जिनसे लाइट रे पार कर जाए वो ट्रांसपेरेंट होंगे, प्योर ट्रांसपेरेंट होंगे, जैसे ग्लास हो गया। और जिनसे लाइट रे कुछ पार कर जाए, कुछ न कर पाए, उसे हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे पॉलीथीन हो गए, है ना, इस टाइप से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सभी बच्चों को पता है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा के वापस जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये जो लाइट आती है इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट टकरा के वापस जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये बीच में एक नॉर्मल होता है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये नॉर्मल क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है ऑन द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है उस पर एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से ये जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये डायग्राम भी सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बीच में नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। बस ये बात आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इर्रेगुलर, इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें इमेज क्लियर दिखाई दे, जैसे पैरेलल लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल हो, तो जो इमेज बनेगी वो जैसी तैसी बनेगी,
जैसे हम हैं वैसे के वैसे देखेंगे, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन बच्चों ऐसा रिफ्लेक्शन जहाँ पे इमेज दिखाई नहीं दे, लाइट रे इधर उधर फैल गई, तो पैरेलल रही थी सभी लाइट रे, देखिए इंसिडेंट रे सभी पैरेलल रे हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर उधर फैल गई। जब लाइट रे इधर उधर फैल जाती है तब हम उसे कौन सा रिफ्लेक्शन कहेंगे बच्चों, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली रफ सरफेस पे होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। क्या बात समझ में आ गई? आप जरा बताइए, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं जो मिरर होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है या इर्रेगुलर करता है? रेगुलर करता है, इसलिए हमारी इमेज एज इट इज दिखती है। अगर वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है तो क्या हम अपना चेहरा एग्जैक्ट देख पाते? बोलो, देख पाते? समझ गए? हम अपना चेहरा देखते तो गोल मटोल दिखता, कभी उल्टा दिखता, हमारी नाक चौड़ी दिखती, समझ गए? तो ये सब नहीं दिखता, इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं बच्चों। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं बच्चों, इनका प्लेन कभी चेंज नहीं होता, सेम प्लेन में होते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है और बीच में नॉर्मल बना है तो ये उल्टा नॉर्मल बनाओ, इनका प्लेन सेम होना चाहिए, अलग अलग प्लेन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेम प्लेन में होते हैं, तो ये सेकंड लॉ है। ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में आ जाते हैं, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे कि लाइट रे स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। कहां से बन रहा है एंगल, कहां से बन रहा है 54 डिग्री एंगल? कहां से बन रहा है बच्चों? सरफेस से बन रहा है। कहां से बन रहा है? सरफेस से। मान लो ये एक सरफेस है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो 45 डिग्री नॉर्मल से बन रहा है या सरफेस से बन रहा है? सरफेस से 45 डिग्री एंगल बना, मतलब दिस इज द 45 डिग्री एंगल। बताइए क्या ये इंसिडेंट एंगल है क्या? ये इंसिडेंट एंगल नहीं है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल से बनता है, लेकिन ये जो एंगल दिया हुआ है ये सरफेस से दिया हुआ है। याद रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दे रहा, वो सरफेस से बनाया हुआ एंगल दे रहा है, तो क्या क्या निकालना है बेटा? कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 में से 54 माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, 54 माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 36 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछा है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है कि नहीं होता? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 36 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 36 होगा। वो कह रहा है कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के द्वारा कितना एंगल बनेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर 36 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कितना बच रहा है यहाँ पे? 54। तो क्या ये एंगल भी 54 होना चाहिए? यस और नो? नेक्स्ट पूछा कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो उसके लिए क्या करेंगे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस 36। तो इसका आंसर क्या आना है? 72। क्या समझ में आ गए? ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, 3 टाइप के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर बच्चों, प्लेन मिरर वो होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है और जिसका फोकल लेंथ भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें हम बाहर से पेंट करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें हम अंदर से पेंट करते हैं, बाहर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर है? ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। जो मिरर होते हैं, मिरर में 2 तरह की इमेज बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज क्या होती है? देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, दिस इज द मिरर। इस मिरर में बहुत सारी लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, light ray coming from the object and striking to this surface and after reflection it will passing through this point। एक और लाइट रे ले जाइए आप, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मिल रही है, तो बताओ लाइट रे एक्चुअल मीट करी या नहीं करी? तो लाइट जहाँ एक्चुअल मीट कर जाए वहां पे जो इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे यहाँ से गई, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से गई, एक लाइट रे यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, तो बताइए जरा ये लाइट रे कभी मिल पाएंगी क्या? इनको इमेजनरी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। इसलिए यहाँ पर जो लाइट रे अपीयर्स टू मीट होती हैं, इमेजनरी इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर लाइट का। कैसा इंटरसेक्शन होता है बच्चों? इमेजनरी इंटरसेक्शन। द
image which formed after the imaginary intersection of the light ray is known as the virtual image. The image which formed after the actual intersection of the light ray is known as the real image. क्या बात समझ में आ गई? ये इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते। समझ गए? कौन सी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है? रियल इमेज। रियल इमेज। हमारी आंख में कौन सी इमेज बनती है? हमारी आंख में इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल बनती है कि रियल बनती है? रियल बनती है बेटा, रियल बनती है, रियल बनती है। और एक बात और ध्यान रखना, रियल हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल हमेशा क्या होती है? डायरेक्ट होती है। लेकिन मैं आपको देख रहा हूं तो आप तो मुझे सीधे दिखाई दे रहे हो, और मैंने कहा आंख में बनती है रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो आप उल्टे क्यों नहीं दिख रहे? हमारे यहाँ ऑप्टिक नर्व्स फिट रहती हैं, हमारी आंख में ऑप्टिक नर्व्स फिट रहती हैं, वो ऑटोमेटिक सीधा करके दिखाती हैं। कैमरा, मूवी जो हम देखते हैं, हम सलमान खान की मूवी देख रहे हैं तो सलमान खान की इमेज दिखती है, सलमान खान दिखता है, हमें इमेज दिखती है। रियल इमेज दिखती है, वर्चुअल इमेज दिखती है? रियल इमेज दिखती है, क्योंकि जो भी स्क्रीन पे दिख रही है वो सब इमेज कौन सी होती हैं? रियल इमेज होती हैं। बट सलमान खान उल्टा तो दिखता नहीं है, रियल इमेज तो उल्टी होती है, क्योंकि बेटा वो स्क्रीन में ना जो कैमरा रहता है उसमें ये सब इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको सीधा करके दिखाती हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोला यस नो? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात सर? बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी सबको पता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर ही इमेज बनेगी साहब। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होगी। दूसरा पॉइंट, इसका जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है y, तो इमेज का हाइट भी y होगा। ये इमेज जो बनेगी वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है? ये आदमी यहाँ से देख रहा है तो इसको, ये आदमी को यहाँ दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, तो ये लाइट रे यहाँ तो मिली नहीं पर यहाँ जाके मिल गई। इसका मतलब ये जो इमेज है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड होती है बेटा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे के है तो के कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा, इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। और नीचा ऊपर हो जाए, जैसे एक इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है और मिरर में वो ऑब्जेक्ट ऐसे दिख जाए तो उसे बोलेंगे इन्वर्टेड। तो बताइए प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज बनती है या लैटरली इन्वर्टेड बनती है? लैटरली इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड नहीं बनती। कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे नहीं तो बेटा पैरेलल रे लग रही है। मान लो इस पॉइंट को देखना है अपन को, इस पॉइंट को देखना है, तो इस पॉइंट से रे एक गई, यहाँ पे गई, फिर इसी पॉइंट से अगर आप दूसरी रे ले जाओगे तो वो इस पॉइंट पे मिल जाएगी, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझे? ऐसे इस पॉइंट से भी बहुत सारी रे ले जाओ। उसने पूरा समझने के लिए 2 रे ले गया, दोनों रे को यहाँ चिपका दिया, समझे? यहाँ से 2 रे अलग जाएंगे, यहाँ से 2 रे अलग जाएंगे। अगर रे डायग्राम बनाओगे तो तब जाके यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो रे डायग्राम ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर आपको जो डाउट था समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। रियल बनेगी या वर्चुअल? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, लैटरली इन्वर्टेड बनेगी, और स्पीड डबल दिखाई देगी। जब भी हम प्लेन मिरर की तरफ जाते हैं तो हम जितनी स्पीड से जाते हैं तो हमारी इमेज उसकी डबल स्पीड से आएगी, समझे? इसको बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 11th क्लास में। मल्टीपल इमेजेस आपको पता है, जब भी हम 2 मिरर को रखते हैं, जैसे एक मिरर यहाँ रखा है, एक मिरर यहाँ रखा है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज इधर बन रही है, एक इधर बन रही है, एक बीच में और बनती है। 2 मिरर हैं लेकिन इमेज 3 बन रही है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इनके एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों मिरर कितने एंगल पे रखे हैं, दिस मिरर कितने एंगल पे रखा हुआ है, समझे? अगर 90 डिग्री एंगल पे रख रहे हैं तो बेटा 3 इमेजेस बन रही है। लेकिन अगर इसी को हम एंगल थोड़ा चेंज कर दें, एंगल थोड़ा कम कर दें, तो इमेजेस और ज्यादा बनने लगी। देखो एक ही आदमी के 5 इमेजेस बन रही है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? 4 इमेजेस बन रही है, एक आदमी खुद है ऑब्जेक्ट। तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एंगल पे, कि प्लेन मिरर्स को कितने एंगल पर रखा गया है, उस पर डिपेंड कर रहा है, समझे? तो इनका कुछ फॉर्मूला है। अगर देखो बच्चों 360 अपॉन थीटा कर दिया जाए, जैसे मैंने कहा ये 90 डिग्री का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। अब आपको निकालना है 360 अपॉन 90, तो कितना आ जाएगा? 4। तो इवन अगर आ जाए, सिमेट्रिक वेरिएशन हो, तो 360 माइनस थीटा में से 1 माइनस कर देते हैं। सिमेट्रिक मत याद रखना, सिमेट्रिक का मतलब होता है चारों दिशाओं में सेम सिस्टम बन रहा हो, समझे? सिमेट्रिक हो, दोनों मिरर सेम साइज के हो, उसे सिमेट्रिक बोलते हैं।
सेम साइज के मिरर हैं। हमारे सिलेबस में सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए? सिमेट्रिक ही हमें पढ़ना है। अगर कभी भी आएगा नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए तो सिमेट्रिक वेरिएशन आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इवन आंसर आए, इसका आंसर इवन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 360/90 किया तो 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो जब भी 90 डिग्री का थीटा होगा दो मिरर के बीच में तो इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? समझ गए? बताइए अगर मैं 30 डिग्री का कर दूं तो इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 360/30, आंसर क्या आ रहा है 12। 12 कौन सा नंबर है बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। 12 - 1 आंसर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। और जब ऑड आ जाए तो -1 नहीं करते, ऑड आ जाए तो -1 नहीं करते, ध्यान रखना बच्चों। ऑड आ जाए तो -1 नहीं करते, जैसा का तैसा मान लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट लगता है, मतलब एक तो हमारे लिए ये है, एक हमारे लिए ये है, ये काम का है। ऑड में एसिमेट्री लगती है और इवन में सिमेट्री लगती है, ऐसे याद रखना, ठीक है? सिमेट्री एसिमेट्री आप समझिए मत कि क्या है। ऑब्जेक्ट पोजीशन का ऑब्जेक्ट बता रहा है कि सिमेट्रिक पोजीशन है या एसिमेट्रिक पोजीशन है, नहीं समझे? सिमेट्रिक पोजीशन एसिमेट्रिक पोजीशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से और इस मिरर से सेम डिस्टेंस पे है तो सिमेट्रिक पोजीशन है, और अलग अलग डिस्टेंस पे तो एसिमेट्रिक पोजीशन है। अब समझ में आया क्या, नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। ये स्फेरिकल मिरर होते हैं, सबको पता है, समझ गए? इसमें हम बाहर पेंट कर देंगे तो कॉनकेव हो जाएगा और अंदर पेंट कर देंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और इसमें पोल होता है। ये सब इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सब की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, आपको याद रखनी है। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का ये पार्ट है। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या कहेंगे, ऐसा पॉइंट जहां पर पैरेलल लाइन मीट कर जाए। देखो इधर मैं बता रहा हूं, ये पैरेलल लाइन जा रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करें उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। आया समझ में? ये अपीयर्स टू मीट या मीट। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द पैरेलल लाइन आर कमिंग फ्रॉम द इनफिनिट एंड strike to the object and after reflection it will meet at a point on the principal axis is known as principal focus of concave mirror। आया समझ में कि नहीं आया? अगर बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, तो हम कहेंगे पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to meet, क्या लिखेंगे, appears to meet the point on the principal axis, this is known as the principal focus of convex mirror। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या पूरा समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी तरह फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की जो लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, ध्यान रखना, F = हमेशा कितना होता है, R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है या हाफ होता है? फोकल लेंथ का डबल होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। समझे कि नहीं समझे? फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है कि नहीं है? इसका एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, तो आप इसे बना देना। आगे चल के करेंगे क्वेश्चन। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन है सिंपल सिंपल। क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर। बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ का हाफ होती है, मतलब 1/2। आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर फोकल लेंथ होगी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, 2 × 50, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। बताइए थर्ड क्वेश्चन, बताइए थर्ड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर 25 सेंटीमीटर। हाँ भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ होती है R/2, मतलब 25/2, तो फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों 12.5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर में इमेज। पढ़ ली हमने, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे
स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। इधर मैं लिख रहा हूं कॉनकेव के रूल्स, इधर की साइड जितनी भी है कॉनकेव के हैं, ये कॉनकेव के रूल्स हैं, और इधर ये कॉनकेव के रूल्स हैं, और इधर ये कॉन्वेक्स के रूल्स हैं, और इधर ये कॉन्वेक्स के रूल्स हैं। बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल, और ये थर्ड रूल, फोर्थ। जब पैरेलल लाइन जा रही है तो कहां से जाएगी, ये फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन उसी रास्ते से आ जाएगी। और ऐसे ही कॉन्वेक्स में होगा, पैरेलल जाने वाली लाइन ऐसे जाएगी जैसे फोकस पे जा रही हो, एपीएस टू फोकस, और सी वाली लाइन उसी रास्ते से जाएगी, और एफ से जाने वाली लाइन पैरेलल चली जाएगी। एफ की तरफ आने वाली लाइन कैसे जा रही है, पैरेलल हो रही है कि नहीं हो रही। अरे भाई फोकस की तरफ जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो फोकस वाले रास्ते पे हो जाएगी। समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। तो रूल्स कितने हैं, और पी पर जाएगी तो सेम एंगल बना के आई इक्वल टू आर करते हुए, ऐसा प्लेन मिरर में जैसा होता था वैसा का वैसा यहाँ हो जाएगा। तो 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है, तो उसके लिए आपको बेटा 4 रूल्स याद होने चाहिए। पहला रूल्स क्या है, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस देन इट विल पासिंग, when line passing through the focus it will be a parallel after the reflection, when line passing through the center of curvature it will take a same path after the reflection, when line starting to the pole then after reflection it will make a same angle like a plane mirror। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। आगे बढ़ते हैं, अब हम इमेज पढ़ते हैं। इमेज में 6 कंडीशन है। पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो कॉनकेव मिरर में हम देखें जो इमेज होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन्फिनिट पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनती है, ये पैरेलल लाइन गई यहाँ पर गई इस तरीके से, तो कहाँ बनी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और फोकस पे इमेज बन रही है। सही है कि नहीं है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आएंगे तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। और रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए बेटा। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन गई कहाँ से, फोकस से। सही है, एक सी से ले जाओ लाइन, सी से ले जाने वाली लाइन कहां से निकल जाएगी, उसी रास्ते से, तो यहाँ लाइन मिली, यही इमेज बन गई। सही है कि नहीं है। इस तरीके से रे डायग्राम आपको बनाना है। आपने देखा सर रियल इमेज बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी हो रही है जब हम सी से बियॉन्ड रखते हैं तब। इसी तरह जब हम बच्चों ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, उल्टी बनेगी। जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब इमेज पीछे की तरफ बन रही है, समझ गए, सी से बियॉन्ड बन रही है। क्लियर है कि नहीं है, इनलार्ज बन रही है। जब हम एफ पर रखेंगे तो लाइट पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ मिलती है, इनफिनिट पर, तो फोकस पर रखने पर इमेज इनफिनिट पर बनेगी। और एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से वर्चुअल इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी, समझे। पैरेलल लाइन अगर आप फोकस से ले जाओगे, एक लाइन इससे ले जाओगे तो ये आगे नहीं मिलेगी, पीछे मिलेगी, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनती है। तो बेटा कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज भी बनती है और रियल इमेज भी बनती है। वर्चुअल इमेज जो बनती है वो लास्ट केस में बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है टॉपिक, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखें। रे डायग्राम कभी कभी पूछ लेते हैं, रे डायग्राम से आपको आने चाहिए। उसके बाद फिर ये कॉन्वेक्स की रे डायग्राम है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफिनिट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। कैसे बनी, ये पैरेलल लाइन आई, ये ऐसे चली गई फोकस की डायरेक्शन में, ये पैरेलल लाइन आई, ये ऐसे चली गई, इनको मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिल जाएगी। समझ आया। इसी तरह ये है कॉन्वेक्स मिरर, पैरेलल लाइन इस तरीके से जाएगी, एक लाइन सी की तरफ ले जाओ, सी से चली जाएगी, तो लास्ट में यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ जब मिलेंगी तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। तो बताओ बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल या रियल या दोनों बनाता है, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल बना रहा है। देखो यहाँ भी वर्चुअल बन रही है, यहाँ भी वर्चुअल, 2 ही केस होते हैं, या तो पास में ले आओ या फिर इनफिनिट पे रखो। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चों, हमेशा वर्चुअल बनाता है। और प्लेन मिरर वो भी वर्चुअल बनाता है। तो कॉन्वेक्स और प्लेन में क्या डिफरेंस है, नहीं, लैटरल इन्वर्टेड तो सभी बनाते हैं, ये भी बनाता है, वो भी बनाता है, बस उसमें ये डिफरेंस है, ये वर्चुअल बना रहा है, वो भी वर्चुअल बना रहा है, बट ये इसमें वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनती है, साइज जो रहता है वो छोटा हो जाता है, उसमें सेम साइज की बनती है। समझ गए कि नहीं समझे, यस और नो। और बताइए वर्चुअल इमेज तो उसमें भी बनती थी कॉनकेव में,
लेकिन उसमें साइज कैसा हो जाता था, बड़ा साइज हो जाता। तो बताइए तीनों में क्या डिफरेंस है। एक तो प्लेन था, वर्चुअल इमेज तीनों में, क्या वर्चुअल इमेज तीनों में बनती है सर? प्लेन में भी बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है और कॉनकेव में भी बनती है। प्लेन मिरर में सेम साइज की होती है, कॉन्वेक्स में स्मॉल साइज की होती है और कॉनकेव में लार्ज साइज की होती है। क्या तीनों अंतर समझ में आ गए? ये तीनों डिफरेंस याद रखिएगा, समझ गए? जैसे सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन उठ के आता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सीट है जो मैंने आपको बताई है अभी तक। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है, बहुत ही छोटी बनती है और रियल इन्वर्टेड बनती है। ये कॉनकेव की है, कंडीशन 6, समझ गए? जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। सब में रियल इन्वर्टेड, लास्ट केस में क्या बनती है? वर्चुअल इंडायरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स में 2 केस हैं, जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल इंडायरेक्ट बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखो तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्या है समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको करने हैं, इनको पढ़ना है, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं। जैसे टॉर्चेज हो गया, सर्च लाइट्स हो गए, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स हो गए, इन सब में कॉनकेव यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर आल्सो यूज्ड फॉर सेविंग मिरर्स में भी हम इनका यूज करते हैं। सेविंग मिरर में इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारी जो सेविंग है वो क्लियर दिखाई दे, बड़ा होके दिखाई दे, है ना? इसलिए डेंटिस्ट भी किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर जो रहते हैं, सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन द सोलर फर्नेस। तो बताइए सोलर फर्नेस में किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि सोलर फर्नेस में क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ती है और कॉनकेव मिरर क्या कर देता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और ये लाइट को डायवर्ज करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डायवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो बच्चों कॉनकेव के यूजेस याद रखना, कहाँ इनका यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्वेक्स के भी यूजेस याद रखना। एटलीस्ट 2 यूजेस आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में 2 यूजेस आते हैं लिखने के लिए। ठीक है साहब? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस है, जैसा हमने अभी पढ़ा, आप मन से भी लिख सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के डिफरेंसेस। ये मिरर फॉर्मूला, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर जो v है वो इमेज की डिस्टेंस है, u है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और f है, क्या है? f फोकल लेंथ है। क्लियर है बच्चों? इसको यूज करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। और ये इमेज बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? v। बेटा याद रखना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को हमें पोल से मेजर करना है, समझिए? ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर ली, पोल से मेजर करना है। क्लियर है? ठीक है साहब। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, सब जानते हैं। एक टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन साइज का रेशो बताता है कि कोई भी इमेज कितना बड़ा हुई या छोटा हुई, उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे मैंने कहा मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। बेटा बात मत करिए, कंसंट्रेट करिए इधर। उसके बाद हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का एक डिफाइन और है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को भी हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये दोनों ही डिफाइन याद रखना। तो बच्चों मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पर बेटा ये जो फॉर्मूला इसमें माइनस आता है, वो माइनस क्यों आता है? रियल वर्चुअल इस चीज को मेंटेन करने के लिए माइनस आता है, जिससे कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माइनस क्यों आता है, समझ गए? इसके बाद आपको कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में खास बात जाननी है, द मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये बेटा, 1 मार्क्स में कई बार पूछी जाती है, इस बात को अच्छे से याद रखें। एम अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। एम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। एम अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? बड़ी बनेगी। एम अगर लेस देन 1 है तो छोटी बनेगी। एम अगर बराबर +1 है तो, एम अगर बराबर -1 है तो सेम साइज बनेगी, लेकिन कैसी होगी? रियल। और +1 है तो सेम साइज बनेगी, लेकिन कैसी होगी? वर्चुअल। बस ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है? एम अगर 1 से कम है तो क्या होगा?
डिमिनिश्ड इमेज होगी, छोटी होगी साइज में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। क्या जीरो का मतलब हो गया कि इमेज फिर फॉर्मड ही नहीं हुई। अगर मैग्निफिकेशन जीरो हो गया मतलब इमेज ही नहीं बनी, इमेज ना तो छोटी बनी ना बड़ी बनी, समझे, ना उल्टी बनी ना, हाइट ऑफ इमेज जीरो हो गया ना, आप समझे। मैंने कहा देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो होता है HI/HO। अगर मैं मैग्निफिकेशन को जीरो कर दूंगा तो HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ तो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इंटू इससे करोगे तो HI बराबर जीरो हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज जीरो, इसका मतलब इमेज फॉर्मड ही नहीं हुई, बात समझे। इसलिए मैग्निफिकेशन जीरो नहीं हो सकता, फिर वो किस केस में हो सकता है, जहां इमेज फॉर्मड ही नहीं हो। बात समझे कि नहीं समझे। इमेज अगर बन रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, या तो 1 से बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा ये। इनमें से क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, कई बार एग्जाम आया है, हर बार आता है। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर घुमा के देता है इस पे बेस्ड, ठीक है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। ये एक जगह मैंने लिख दी है बेटा, इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैंने एक ही जगह लिख दी है सब बातें। इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लें और इसको जल्दी से याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम नजदीक आने वाला है बेटा, है ना। जैसे जैसे नजदीक एग्जाम आने वाला है वैसे वैसे आपकी तैयारी फास्ट हो जानी चाहिए और मजबूत हो जानी चाहिए। ये कुछ साइन कन्वेंशन है, इनको आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है जब इस क्वेश्चन को करें तब, जिस तरफ लाइट जा रही है उसके अपोजिट अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो माइनस, और उसके उधर मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस, और ऊपर मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस। बस खत्म। इसलिए इरेक्ट इमेज क्या होती है, प्लस। इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, माइनस। सही है कि नहीं है। अगर मैं कॉनकेव की बच्चों बात करूं, जरा ध्यान देना सब बच्चे ध्यान देना। कॉनकेव और एक क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में यू को क्या लेंगे जरा बताओ भाई। कॉनकेव में मान लीजिए कॉनकेव है तो यू यहाँ होता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यहाँ से उल्टा मेजर करनी पड़ेगी तो माइनस लेंगे। इसमें भी माइनस लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। जब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या लेंगे, माइनस, और इसमें क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि उधर हो जाती है ना फोकल लेंथ। जिस तरफ से लाइट आती है फोकस उसके अपोजिट होती है कॉन्वेक्स में, समझ गए। जिस तरफ लाइट रहती है उसी तरफ हम उसको मेजर करते हैं, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं उसमें, फोकस में प्लस। v जो है इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और इसमें v क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वर्चुअल। अरे भाई जिस तरफ लाइट रे जा रही है उसके इधर इमेज बनेगी तो वर्चुअल होगी, रियल होगी, रियल होगी। इसके इधर ही बनेगी तो रियल होगी, उसके अपोजिट बनेगी तो वर्चुअल होगी। तो अपोजिट क्या है, प्लस, तो प्लस है तो वर्चुअल, और माइनस है तो क्या होगी बेटा, रियल। इसलिए कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या ये बात समझ में आ गई। एक एक बात को आपको याद रखना है, एक एक बात महत्वपूर्ण है बच्चों। 1 शॉट रिवीजन लेक्चर चल रहा है, आपको ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन है, ला ट्राई करते हैं, सब बच्चे मिलकर करते हैं। करना, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस दी है। मतलब सर अगर हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कौन सी दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है बेटे, 2 सेंटीमीटर। और लॉन्ग इमेज है, ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की हाइट है, जरा बताओ। HI हाइट ऑफ इमेज है। ये कितनी लंबी हाइट की इमेज बनी है, कितनी डिस्टेंस में बनी है, ये थोड़ी ना है। क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ो, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक इमेज बना रहा है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई की मतलब HI दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। HI कितना है 10, HO कितना है 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं होती। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है दी है बेटे, 1 सेंटीमीटर दी है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। मैग्नीफाई कितनी है, मैग्निफिकेशन 10 है मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, हाउ टॉल विल बी द इमेज, इमेज कितनी लंबी बनेगी, समझे। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। तो m बराबर क्या होता है बच्चों, HI/HO। HI कितना है निकालना है, HO कितना है 1 और m 10 है।
तो एच आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यहां से क्लियर दिख रहा है बेटा 1 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन कितना है 10, तो मतलब मैग्निफिकेशन 10 है तो 10 टाइम्स इमेज बढ़ रही है, समझ गए? ये बात ध्यान रखें। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें और वैल्यू निकाल दें, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सब बच्चे ट्राई करें। क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। साइज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर रखा है इस ऑब्जेक्ट को 25, मतलब यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यस और नो। फ्रॉम अ कॉन के मिरर, मिरर का नाम कौन सा है बच्चे, मिरर भी लिख लेना कौन सा मिरर दिया है, दिस इज द गिवन दैट। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, क्या क्या निकालना है सर? एक तो हमें पोजीशन निकालना है और नेचर भी बताना है कि कैसे नेचर की इमेज बनेगी, और साथ में हाइट भी बताना है कि कितना हाइट होगा इमेज का। किसकी दिखानी है ये सब, इमेज की। इमेज की पोजीशन निकालो, इमेज का नेचर निकालो और इमेज का हाइट निकालो। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? बस थोड़ा सा रहा है बच्चों, थोड़ा सा और रिटर्न हो जाइए यहीं पे। देखिए क्या करें हम, कौन के मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। क्या मुझे बताएंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बताइए 1/f, f को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? मैंने बताया था बच्चों कौन के मिरर में u को हम माइनस लेते हैं, f को भी माइनस लेते हैं, और v प्लस माइनस दोनों हो सकती है। प्लस का मतलब कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, और माइनस का मतलब रियल इमेज। क्या समझदार हो गए हम? 10th क्लास के बच्चों समझदार हो गए? ठीक है, अब चलिए 1/f की जगह 15 माइनस का लेंगे, दिस माइनस इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/u हो जाएगा माइनस का 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/ माइनस का 15 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 1/v। तो बच्चों 1/v इज इक्वल टू 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा 75। 15 5 75, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 23 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करें तो बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा -2/75, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 75/-2, तो v बच्चों कितना आ जाएगा 37.5 माइनस का। क्या समझ में आ गया? सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लिख देना बच्चों। अब बच्चों ये माइनस में आया है तो माइनस साइन किस बात को बता रहा है, रियल इमेज। तो यहाँ से पता चला सर ये रियल इमेज है, मतलब सर एक तो हमें पोजीशन पता चल गई इमेज की पोजीशन क्या निकली बच्चों 37.5 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर क्या पता चल गया सर, रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। लेकिन इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बच्चों मैग्निफिकेशन से। किससे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन। याद करो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, एक था HI/HO, एक था -V/U। याद है कि नहीं है? क्या इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा और HI भी निकल सकता है? चलिए एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं। HI हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों 4 दिया हुआ है, माइनस V कितना है, V माइनस का 37.5 अपॉन U कितना है बच्चों माइनस का 25। इसे सॉल्व करोगे तो HI इज इक्वल टू माइनस में आएगा या प्लस में आएगा ये बता दो बस बेटा। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बचा ना, एक 3 माइनस है, माइनस में आएगा जो भी आएगा। कितना आएगा जरा जोड़िए, जल्दी से डिवाइड दो, जल्दी से डिवाइड दो। टू 2.5 कितना आ रहा है 25 25 ना 1.6 into 4 है ना, यही है ना? कंफर्म कर लेना बेटा, यही है या अलग है? 1.6 into 4 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 64। क्या 6 आ रहा है डिवाइड देने पर? हाँ बेटा 1.6 इसलिए नहीं आएगा बेटा, ये 25 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है ना 20। देखो अगर आप 100 में तो 1.5 आएगा ना, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1.5 into 4 करोगे तो ऐसा ही क्या आएगा जरा बताओ,
सिक्स आ जाएगा है ना। तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है। बताइए माइनस में अगर हाइट आ रही है तो इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ से पता चला रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, रियल के साथ इन्वर्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होना चाहिए। बेटा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट हियर, एग्जाम पास में आने वाले हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, ध्यान दे लो बेटा। है ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, आपको किसी भी हालत में वो अटेम्प्ट करके आना है। इसी टाइप का रहेगा, बिल्कुल एकदम वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा कैसा रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन को सब बच्चे ट्राई करें, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे घर पे ट्राई करें, ध्यान से करके लाएं। दिस इज फॉर होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क, सेम क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क, सेम क्वेश्चन। एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चों और इसको ट्राई करते जाओ। किसी भी बच्चे को ना आए तो मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन में देखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, पता है क्या आपको? मैंने लिखा दी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिसको पीडीएफ की जरूरत है आप मुझे मैसेज करें तो आपको दे देंगे हम। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ऐसे आता है, आर बराबर है, अभी हमने किए थे, तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बताइए, कॉनकेव कॉन्वेक्स की यूजेस इसमें लिखे हैं, 4 यूजेस, आप कोई भी लिख सकते हैं। कॉनकेव की यूजेस क्या थे? सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, और कहाँ का यूज करते हैं? हेडलाइट्स में। तो बेटा कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है? हेडलाइट्स में कॉनकेव होता है, और कॉन्वेक्स कहाँ होता है? उसके साइड व्यू मिरर्स में होता है। ये बात याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी दिया है कि साइड व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें छोटी इमेज बना के देता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट में। अगर कॉनकेव यूज करेंगे तो बेटा हम गाड़ी चला रहे होंगे, साइड में पीछे वाले जो ट्रक आ रहा है वो उल्टा दिख रहा होगा, और बड़ा ट्रक अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, तो बड़ी ट्रक को छोटा करके दिखाता है और वर्चुअल का वर्चुअल दिखाता है। इसलिए हम व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं? साइड में कॉन्वेक्स करते हैं या कॉनकेव करते हैं? कॉन्वेक्स करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सोचना ठंडे दिमाग से घर पे। अभी मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, इसलिए हो सकता है चीजें समझ में ना आए, लेकिन बार बार आप देखोगे इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। कर्वेचर का डेफिनेशन, फोकल लेंथ का डेफिनेशन, ये सब क्वेश्चन ट्राई करें घर पे। इनके आंसर्स कल मुझे चेक करवाएं सब बच्चे, जो मैंने 2 मार्क्स से क्वेश्चन दिए इंपोर्टेंट, इन सबको आप घर पे ट्राई करें। उसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं में से आपके एग्जाम में आना है, आप तो ये मान लीजिए इनको करना है। We can see the objects in the presence of light. The focal length of infinity किसकी होती है? प्लेन मिरर की। Focal length of spherical mirror is half of its radius of curvature. What type of mirror is used in the automobile industry? कौन सा यूज करते हैं? बैक साइड देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? कौन? अरे भाई कॉनकेव नहीं करेंगे तो बैक साइड का उल्टा दिखेगा ना। कोई भी इंडस्ट्री में अगर हम बैक साइड का देखना चाहते हैं तो उल्टा दिखे या सीधा दिखे, ऐसा चाहते हैं ना, सीधा दिखे, तो कॉनकेव यूज करेंगे। पर बड़ी चीजें छोटी करके दिख जाए इसलिए हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। तो कौन सा करते हैं? कॉन्वेक्स। बेटा आंसर देख के बता रहे हो क्या? आंसर देख के नहीं बताना, ठीक है? आंसर भी लिखे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत है देख सकता है यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला लिख ही दोगे आप, बाकी क्वेश्चंस कर दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, इन सब क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करें होमवर्क के लिए, इनको याद करके लाएं सभी बच्चे। कल तक किसी भी हालत में ये बच्चों को याद होना चाहिए। जिस बच्चे को पीडीएफ फाइल चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करे, उसको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।